गुजरात से अहम खबर है। सूरत में ट्रेन डीरेल करने की साजिश। अब रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट खुले मिले हैं। ट्रेन की आवाजाही रोकने की अपील की गई है। वडोदरा डिवीजन में नाकाम हुई है साजिश। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ये देखिए वडोदरा डिवीजन में बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट खुले मिले हैं। सूरत में रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट खुले मिले हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक साजिश हो सकती है। गुजरात की सूरत में ट्रेन डीरेल करने की साजिश उजागर हुई है। अब रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट खुले मिले हैं। ट्रेन की आवाजाही रोकने की अपील की गई है। फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही इस रूट से रोकने की अपील की गई है। वडोदरा डिवीजन में नाकाम हुई है साजिश। ट्रेन को डीरेल करने की एक बड़ी साजिश के बारे में खुलासा हुआ है। अज्ञात शख्स पर फिश प्लेट खोलने का आरोप लगा है। सूरत का ये पूरा मामला आपको दिखा रही है। देखिए ये आपको जो एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं, ये फिश प्लेट है रेलवे ट्रैक का, जो कि खुला हुआ मिला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है। देखिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले यूपी के रामपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां ट्रैक पर कुछ ऐसा सामान मिला था जिससे कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिश थी। और अब गुजरात के सूरत से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सवाल ये उठता है कि आखिर रेल यात्रियों की जान से कौन खेल रहा है, किसकी ये साजिश है। अलग अलग जगहों से एक जैसी घटनाएं सामने आई है। शहर शहर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के पीछे आखिर कौन है। और अगली खबर आपको हम बताएंगे, इसी से जुड़ी हुई जो अपडेट आ रही है, 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए जैसा हमने आपको बताया कि कुछ दिनों से इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यूपी के रामपुर का मामला देखिए, उसके बाद ठीक ऐसी घटना यूपी के कानपुर से भी सामने आई। यूपी के अलीगढ़ में भी रेलवे ट्रैक पर कुछ ऐसा सामान मिला। देखिए एक चक्का नजर आ रहा होगा आपको, जो कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान के अजमेर से भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब गुजरात के सूरत से ऐसी तस्वीर सामने आई है। 4 तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं, जहां पिछले 1 महीने में 4 शहरों में रेलवे के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। इस बार रामपुर में पटरी पर खंबा रखा गया, लेकिन इससे पहले ऐसी साजिश कानपुर, अलीगढ़ और अजमेर में भी रची गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुंदन, आखिर कौन है मास्टरमाइंड? क्योंकि अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें, एक जैसी खबरें सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक पर कुछ सामान रख दिया गया, कहीं फिश प्लेट खोल दी गई। ये ऐसा लग रहा है कि ट्रेन को डीरेल करने की एक बड़ी साजिश का कोई गैंग है। निश्चित रूप से अंजलि, और जिस हिसाब से पश्चिम रेलवे के बड़ोदरा डिवीजन में इस तरह की घटना हुई है, यह घटना अपने आप में यह बताता है कि एक तरीके से साजिशन इस तरह की चीजें की जा रही है। और जो फिश प्लेट होता है वो काफी वनरेबल होता है। अगर वो खुल गया तो जब ट्रेन ट्रैक से गुजरती है तो उसमें दुर्घटना की आशंका बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो पहिए होते हैं वो पट्टी से डीरेल हो जाती है। तो अभी तक की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कोई अननोन पर्सन है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि रेलवे का जो कीमैन होता है वो उस जगह पे पेट्रोलिंग कर रहा था और उसको ऐसा कुछ देखा और उसने सूचित किया, तब जाके ट्रेन को वहां से रोका गया। लेकिन ये बात सही है कि हाल फिलहाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और गुजरात में ये पहली घटना है जो अपने आप में चौंकाने वाला है। कुमार कुंदन, क्या कोई कॉमन लिंक हो सकता है या फिर किसी शरारती तत्व का हाथ है इसके पीछे? देखिए अभी जो थोड़े दिन पहले मथुरा के पास हुआ था उसमें बाकायदा एटीएस की टीम गई थी पता करने के लिए। और इसके अलावा कानपुर में भी जो हुआ था वहां भी बाकायदा रेलवे ने आईबी को इस पूरे मामले को हैंडओवर कर दिया था। तो अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जिसको लेकर रेलवे चिंतित है। शुक्रिया आपका कुमार कुंदन पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए गुजरात के सूरत से ट्रेन को डीरेल करने की साजिश उजागर हुई है। रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट खोल दिए गए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ओडिशा से, जहां पर पुलिस पर मेजर की मंगेतर के साथ थाने में मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में नया वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आप देखिए, ओडिशा महिला उत्पीड़न केस में नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला और मेजर के साथ मारपीट करते हुए कुछ लोग साफ नजर आ रहे हैं। मारपीट से पहले महिला और लोगों के बीच जमकर गाली गलौच भी हुई है। तो ओडिशा का यह पूरा मामला है, जहां पर मेजर और उसकी मंगेतर के साथ मारपिटाई का यह पूरा मामला। पुलिस पर मेजर की मंगेतर के साथ थाने में मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। जरा देखिए यह वीडियो जो वायरल हो रहा है।
Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, मैं जो तो हमें मत दिखाओ ना। इधर मैम आप कौन हो? मोहन माझी होने से भी आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? अरे बाप रे। I don't know who is मोहन माझी। और आइए अब आपको इस घटना से जुड़ी दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जो भरतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर का बताया जा रहा है। वहां क्या हुआ देखिए। करना घर जाके करेगी पति के सामने। अरे आपको वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलेगा मैडम। क्या हो गया मैम? ऑब्सेस्ड विद मी? कितना रिकॉर्ड करोगी? क्या आता है? जीबी भर जाएगा आपका। कुछ काम का कर लो ना, जिसके लिए आप अपॉइंट हुए हो, बेटर होगा। अपने काम का काम कर लो, अच्छा होगा। खाली ड्यूटी लगा के यूनिफॉर्म पहनने से कोई ऑफिसर नहीं हो जाता ना, काम करना पड़ता है उसके लिए। मैम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जिंदगी में, आप भी मेहनत कर लीजिए थोड़ी, बेटर होगा। ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बोलते भी नहीं है। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग। ये राइट्स टू एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिखा है। मैं यहीं बैठूंगी, कहीं भी राइट्स टू एडमिशन नहीं लिखा है। मुझे मेरे राइट्स पता हैं। आपने उसको रॉन्गफुली इम्पाउंड किया है, मैं यहीं बैठ के उसके लिए रिपोर्ट करूंगी। उसको निकालिए, हम लोग यहीं बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आप एक आर्मी ऑफिसर के मेजर को जेल में नहीं डाल सकते हैं, और स्पेशली नाइटी पहन के अपने ड्यूटी आवर्स में। ओके मैम? और अपने घर से पखाड़ा खाते हुए तो डेफिनेटली नहीं आ सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू। सो प्लीज सर, नोइंग योर राइट्स एंड ड्यूटीज, अच्छा होगा अगर आप उनको बाहर निकालें, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी अगली फॉर एवरीबॉडी। और ये बाहर आपने कहीं भी राइट्स टू एडमिशन नहीं लिखा हुआ है। सो दिस इज माई प्लेस, पब्लिक सर्विस के टैक्स से चल रहा है ना ये जगह। आप लोग ने ये भारत पुलिस दिल्ली पे ताजमहल खड़ा किया है, तो मैं तो बैठूंगी, मेरे पैसे से खड़ा है ये जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आप लोग जब सबके साथ गलत कर रहे हो, रात को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, यूनिफॉर्म में आके पीट रहे हैं, बेदा बेदा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या हो गया? क्या हो गया? आप मेरे को मार रहे हो क्या? कैमरा में आ रहा है, क्यों मार रहे हो मेरे को? और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर भुवनेश्वर के किसी बार की है जहां पर मेजर की मंगेतर डांस करती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यहां से निकलने के बाद ही कुछ लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी की, और जब वो इसकी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो वहां भी उनके साथ मारपिटाई की गई, यौन उत्पीड़न किया गया और आर्मी अधिकारी को हिरासत में भी लिया गया। ये देखिए आप, 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई रखते हैं। सबसे पहली तस्वीर है जिसमें ये भुवनेश्वर की बताई जा रही है जहां पर मेजर की मंगेतर डांस करती नजर आ रही है। पब की यह तस्वीर है। यहां से निकलने के बाद ही यह कहा जा रहा है कि महिला के साथ जो मेजर की मंगेतर है उनके साथ मारपिटाई हुई है। और इसके बाद ये देखिए दूसरी तस्वीर, जब पब से बाहर आती हैं वो, तो उनके साथ बाहर आकर कुछ लोग बदसलूकी करते, मारपिटाई करते, और जब इसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचती हैं, जब वो थाने पहुंचती तो वहां पर आरोप है कि उनके साथ मारपिटाई की गई और साथ साथ यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। शिवाशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। शिवा, बेहद ही गंभीर आरोप है, ना सिर्फ जो महिला है उसके साथ कुछ लोगों ने मारपिटाई की है, बल्कि आरोप पुलिस पर भी बहुत गंभीर लग रहा है। अभी तक क्या हुआ इस पूरे मामले में? जी देखिए, जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो बयान के हिसाब से जैसे वो पब से निकली है, उसके बाद रास्ते पे कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हुई है, और ये बहस के बाद वहाँ धक्का मुक्की भी होते हुए नजर आ रहा है। पर अब ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसमें 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जैसे कि IIC दिनो कृष्ण मिश्रा, SI वैशालिनी पंडा और ASI
सलीलामयी साहू और ASI सागरिका रथ, कांस्टेबल बलराम हांसदा, ऐसे करके 5 लोगों को जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे क्राइम ब्रांच की जो मतलब इंट्रोगेशन है वो अभी जारी है। तो आज BJD के जो महिला कर्मी हैं वो लोग गवर्नर हाउस के सामने आज वहां पे एक विद्रोह करने वाले हैं। इसको ये जो हुआ है एक महिला के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का जो मामला है इसको लेके आगे इस पे आज BJD के जो महिला के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस पूरे मामले में अब विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब इस पूरे मामले में एक्शन क्या हुआ है अभी तक ये आपको दिखा देते हैं। भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में आर्मी अधिकारी के साथ बदसलूकी और उसकी मंगेतर का हैवानियत के मामले पर CM मोहन मांझी ने कहा है कि उनकी सरकार मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मामले में आरोपी 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ओडिशा की डिप्टी CM प्रभाती परिडा ने भी पीड़िता से मुलाकात की और कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इसको जीरो टॉलरेंस के हिसाब से हमारी सरकार ले रही है और नतीजा क्या आएगी ओडिशा देखेगी। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। BJD अध्यक्ष और पूर्व CM नवीन पटनायक ने अदालत की निगरानी में मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने मामले को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग एक उम्मीद से हैं कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। ओडिशा में हम बात कर ओडिशा राज्य महिला आयोग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात PM मोदी के अमेरिका दौरे की करेंगे। PM मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए। आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर PM मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। PM मोदी रात 10:30 बजे बाइडेन से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। PM मोदी सुबह दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना हुए। PM मोदी न्यूयॉर्क में हो रहे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आइए समझते हैं कि PM मोदी 3 दिन क्या क्या करेंगे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। नासाउ कॉलेजियम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। PM मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। टॉप अमेरिकी CEO से भी मुलाकात करेंगे। PM मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा से अमेरिका को भी काफी उम्मीद है। और अब बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर। आज दिल्ली के CM पद की शपथ लेंगे आतिशी। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। मौजूदा सरकार के 4 मंत्री फिर से शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल के गद्दी छोड़ने के बाद अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का CM नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों की नियुक्ति की भी मंजूरी मिल गई है। द्रौपदी मुर्मू ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, यानी शपथ ग्रहण से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आतिशी के साथ साथ दिल्ली कैबिनेट के 5 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत। आपको बता दें कि आतिशी कैबिनेट में केजरीवाल सरकार के सभी 4 मंत्रियों को दोबारा मौका दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश अहलावत को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को LG को अपना इस्तीफा सौंपा था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। UBT और कांग्रेस 100-100 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शरद पवार गुट को 84 सीटें दी जाएंगी। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक खबर है कि MVA का महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। 288 सीटों में से शिवसेना UBT को 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस 100 सीटों पर और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर सीट एक्सचेंज करने को लेकर अनबन है, लेकिन स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर मतभेद जल्द सुलझा लिए जाएंगे। इसके अलावा एमवीए बगावती नेताओं पर नजर बनाए हुए है, जो गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। बैठक के बाद एनसीपी शरद चंद्र गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी में कोई खींचता नहीं है, सब शांत माहौल में बात कर रहे हैं। आज फिर एमवीए की बैठक है, जिसमें बचे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आज हमने तय किया है कि इसके आगे एमवीए जीतेगी, इतना ही हम बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन क्या होता रहेगा, होगा। कांग्रेस जहां हरियाणा में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, वहीं पार्टी की अंदरूनी कलह उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस पार्टी की उठापटक जारी है। खबर है कि कुमारी सैलजा अपने करीबियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से नाराज बताई जा रही है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार पराग शर्मा के सामने निर्दलीय हुड्डा करीबी शारदा राठौर हैं। ऐसे ही तीगांव, बुआड़ीखेड़ा और पानीपत ग्रामीण सीट पर बागी प्रत्याशी उतारे गए हैं। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएंगे। देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कुमारी सैलजा तो हमारी सम्मानीय नेता है। आपने बहन भी कहा? हाँ, बहन है ही, मेरे बहन है ही, कोई बात है, मेरी छोटी बहन है, हमारे पारिवारिक संबंध है। लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है किसी के बारे में भी, वो निंदनीय है और उसको ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर अब तक जेपीसी को ईमेल के जरिए 90 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने बिल का समर्थन किया है। जानिए जेपीसी की बैठक में क्या क्या हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर अब तक जेपीसी के सामने कई सामाजिक संगठनों ने अपनी राय दी है। 6 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक 90 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जेपीसी को सुझाव भेजे हैं। जेपीसी के सामने कल 3 मुस्लिम संगठनों ने अपनी राय दी। तीनों मुस्लिम संगठनों ने केंद्र के संशोधन बिल का समर्थन किया। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर ने सरकार के बिल का समर्थन किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादा नशीन काउंसिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रकोष्ठ सूफी शाह मलंग ने वक्फ बोर्ड को भारतीय संविधान के मुताबिक बनाने का प्रस्ताव रखा। इस संगठन ने गैर मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की। राष्ट्रीय मंच के इस प्रस्ताव का विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य सांसदों ने विरोध किया। भारत फर्स्ट के सदस्यों ने भी केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल का समर्थन किया। भारत फर्स्ट ने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने का सुझाव दिया और वक्फ बोर्डों के स्वतंत्र सालाना ऑडिट होना चाहिए। इधर राजनीति में परिवारवाद पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनता वोट नहीं देगी तो ऐसे लोग सीधे हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व व्याख्यान माला 2024 कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति करने वालों के विषय में कहा कि राजनीति में कुछ लोग कहते हैं कि पहले अपने बेटे का कल्याण करो, उसे टिकट दो, मेरी पत्नी को टिकट दो। गडकरी के मुताबिक जिस दिन आम लोग तय कर लेंगे कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, ये लोग 1 मिनिट में सीधे हो जाएंगे। पहिले माझं कल्याण, मग माझ्या पोरांचं कल्याण, मग माझ्या दोस्तांचं कल्याण, असं नाही म्हणत। राजकारणात असं म्हणतात काही लोक, पण माझ्या पोराचं पहिले कल्याण करा म्हणतात। त्याला तिकीट द्या, बाकी काही झालं तरी चालेल, माझ्या पोराला तिकीट द्या, माझ्या बायकोला तिकीट द्या। हे का बरं चालतं? कारण लोक त्यांना मतं देतात म्हणून। ज्या दिवशी लोक ठरवतील की हे जे वारसा हक्काने आलेले यांना आम्ही मतदान करणार नाही, त्या दिवशी 1 मिनिटात सरळ झाल्याशिवाय राहत नाही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने बेटे और बेटियों को इतना लायक बनाना चाहिए कि लोग आपसे स्वयं कहें कि इन्हें टिकट दी जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मठाधीश वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि हम साधु संतों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है
तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? इन भाजपा के लोगों से पूछिए, इनके डिप्टी सीएम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की। इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। हमारे मुख्यमंत्री दबी नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता है उनकी कुर्सी हटनी है, उन्हें छीनी जाएगी कुर्सी, तो वो केवल बहाना ले रहे हैं चुनाव का। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में कई देशों के लोकप्रिय ब्रांड्स को शामिल किया गया है। खास तौर पर मेक इन इंडिया और कोऑपरेटिव संस्थानों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में फूड वर्ल्ड इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत समेत दुनिया के कई देशों की फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें बिहार का मशहूर मिल्क ब्रांड सुधा भी शिरकत कर रहा है। सुधा इस बार मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा कई नए प्रोडक्ट्स के साथ पहुंचा है। हम लोग अब दिल्ली से बाहर भी जाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्रायोरिटी पे ही विश्वास करते हैं और वही कस्टमर को देते हैं। हमारा प्राइस भी काफ़ी चीप है, बट एट इकोनॉमिकल प्राइस द बेस्ट प्रोडक्ट वी प्रोड्यूस गिव इट टू द कस्टमर। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वो क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। अभी भी हमारा प्राइस जो है सबसे अच्छा है और इकोनॉमिकल है, लेकिन क्वालिटी से हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो हैसेप और ISO से ब्रांडेड हैं। सम्मेलन में मेक इन इंडिया और कोऑपरेटिव संस्थानों को सरकार की ओर से प्राथमिकता दी जा रही है। और चलिए वक्त हो गया है TV9 भारतवर्ष के खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर घाटी वोट करने वाली है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां पर कभी युवा पत्थरबाजी किया करते थे, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ हुआ करता था। कुपवाड़ा से आप देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से डायरेक्ट रिपोर्ट के इस एडिशन में हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तुरहग्राम में। एक वक्त में इस इलाके की पहचान मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादी और पत्थरबाजी जैसी घटना हुई करती थी, लेकिन 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर चुनाव में है तो तुरहगाम और कुपवाड़ा क्या सोचता है, बॉर्डर के जिले में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव को लेकर जनता और आवाम किस तरफ जा रही है, लोगों के क्या है मुद्दे और किन मुद्दों के आधार पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का चुनाव हो रहा है, इसी बात को समझने के लिए तमाम इलाकों में जाएंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे, चुनाव की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ की परेशानियां क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, कितना कुछ बदला तुरहगाम, कितना कुछ बदला कुपवाड़ा और इस बार किस तरफ जा रहा है कुपवाड़ा। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस हमारे खास शो में, तो अगले आधे घंटे बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन की नब्ज को टटोलने के लिए कुपवाड़ा के तुरहगाम में। तुरहगाम की एक वक्त में जो पहचान थी वो मकबूल भट्ट जैसे लोग और यहाँ पत्थरबाजी का ये सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह की विशेषता ये है कि मेरे बाएं हाथ में आपको एक बड़ा मस्जिद दिखेगा जो यहाँ की पहचान है और ठीक इसके बगल में एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर हिंदू आबादी आकर पूजा करती है। एक तरफ इबादत होती है और एक तरफ पूजा होती है। ये भी अपने आप में एक अलग तस्वीर है जो यहाँ की एक बड़ी पहचान है और ये पिछले 10 सालों में ये बदलती हुई पहचान है। लेकिन तुरहगाम जो अपने आप में एक बड़ा इलाका था पत्थरबाजी का, वहां के हालात कैसे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ की आवाम से बात करना पड़ेगा। अब
हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात कराएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के हालात, चुनाव और अपने कैंडिडेट्स को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आइए मेरे साथ। तो कुपवाड़ा की ये मस्जिद पहचान है और इसकी खूबसूरती यहाँ से देखते हुए बनती है। और इस मस्जिद के बाहर हमें कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जनाब आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे आप जा क्यों रहे हैं? हम तो इतनी दूर से आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये खूबसूरत मस्जिद है और बगल में यहाँ पे मंदिर भी है, बड़ी खूबसूरत जगह है ये तो कुपवाड़ा की। ट्रैगाम अच्छी जगह है। हाँ, अच्छी जगह है। बिल्कुल, जगह भी अच्छी है, मंदिर भी अच्छा है, मस्जिद भी अच्छे है। हाँ। एक ही जगह है, बोलचाल भी अच्छा है। हाँ। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का। हाँ। क्या आज मतलब पता नहीं 2 साल हो गए, 4 साल हुआ है पीछे, 100 साल हो गया है पीछे, लेकिन और मंदिर और मस्जिद एक ही जगह में बैठे है, प्रेम से ठार से बैठे। वोटिंग होने वाली है? वोटिंग होने वाले हैं। तो कश्मीर की आवाम 10 साल बाद चुनाव में उतरी है, खुश है आप लोग? खुश है। वोट करने को मिलेगा? हाँ, वोट तो देना है। वोट देना है। हाँ। जमहूरियत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, सरकार अपनी चाहिए। सरकार होना चाहिए हमारे। इसमें तरक्की है। तरक्की जो तरक्की करेगा। थोड़ा यहाँ ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा हो गया, बेरोजगारी बहुत हो गया। अभी थोड़ा ये इलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा उम्मीद है कि थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? बेरोजगारी। बड़ा बेरोजगारी वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, वो खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी यहाँ पर है। लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, मजदूरी MA BA करके हैं, PhD करके हैं, PG करके बेचारे घर में बैठे हुए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने कुपवाड़ा के और भी स्थानीय लोगों से बात कर उनका मन टटोलने की कोशिश की। ये जानना चाहा कि इस बार बॉर्डर इलाके में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार जरा कैमरा घुमा कर देखिए। मेरा आप सबसे एक सवाल है, कश्मीर में करप्शन कोई मुद्दा था या नहीं था, ये बताइए। मुद्दा था पहले? जी मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। करप्शन होता था भैया, करप्शन होता था। आज के हालात में कश्मीर में करप्शन कैसा है? बहुत कम हुआ सर। कम हो गया? करप्शन बढ़ गया? कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया। करप्शन कम हो गया? कम हो गया। करप्शन कम हुआ है, बढ़ा है? कम हुआ है? करप्शन कम हुआ है, बहुत कम हो गया। कम हो गया बिल्कुल, लेकिन अब पहले खुलेआम होता था, अब टेबल के नीचे से होता है। मतलब अब छुप छुपा के होता है। जी बिल्कुल। लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है। बढ़ गया या कम हुआ? फिलहाल तो हमें तो वही दिखता है। अच्छा, आपको वही दिखता है। जी। लेकिन ये परिवर्तन इन 10 सालों में आया है। आपको लगता है कि करप्शन पर सरकार ने कुछ काम किया है? गवर्नर ने कुछ काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ, पहले नंबर पे ये काम किया सर। हाँ, गवर्नर साहब ने पहले नंबर पे ये काम किया। करप्शन यहाँ पे बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। हाँ। आप बता रहे थे कश्मीर देश में दूसरे नंबर पे था करप्शन। तीसरे या दूसरे नंबर पे था कश्मीर करप्शन में। ये मैंने एक लेटर पढ़ा है। इसमें तीसरा या दूसरा नंबर का कश्मीर में था। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर दूसरा या तीसरा नंबर पे आता था करप्शन में। अब जो 10 साल हो गए, अब तो यहाँ करप्शन खत्म हो चुके हैं सर। लगभग खत्म हो गया। बहुत खत्म हो गया। आप डरते हैं सरकारी मुलाजिम पैसा लेने में? नहीं, करप्शन करने में? हाँ, बहुत डरता है। अब डरता, अब तो वो नहीं लेते हैं पैसे। अब नहीं लेता? नहीं सर। पहले खुलेआम माइनिंग वगैरह भी होती थी। बहुत। जिस दफ्तर में जाते थे वहाँ तो पैसे मांगते हैं, अब तो नहीं मांगते हैं। ये परिवर्तन आया। बहुत परिवर्तन। ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। जी, ये तो मरकजी सरकार की है और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, इसने ये बहुत बढ़िया चेंज किया है यहाँ पे। 370 पे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। आपको लगता है कि 370 वापस आ पाएगा? नहीं, वो कहाँ आएगा वापस, वो तो अब हो गया। अब हो गया जी। अच्छा, आपके लिए कोई मुद्दा है अब? ना, कोई बात नहीं, हमें बस यही रोजगार। रोजगार मुद्दा है। लोग पढ़े लिखे लड़के, मेरे जैसे लड़के बहुत सारे बेरोजगार हैं। आपने कितना पढ़ाई किया है? मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ। अभी कॉलेज में? जी। तो आप चाहते हैं कि कॉलेज से जब निकले तो हमें रोजगार मिले? बिल्कुल। 370 और ये आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन पत्थरबाजी, आतंकवाद खत्म हुआ है कश्मीर में? आप लोग ये मानते हैं? हाँ, हुआ तो है। फर्क पड़ा है? बिल्कुल। 10 सालों में इस पर कोई काम हुआ है? जी, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। बहुत काम हुआ है जी। भाई, कुछ काम हुआ है इस पर? पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर, ये कुछ कम हुआ है? ये कम हुआ है सर, ये कम हुआ है। और इसके लिए किसको कश्मीर वाले क्रेडिट देंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं?
मरकज सरकार को मानते हो? अच्छा, बिल्कुल मरकजी सरकार। कुछ और कामकाजी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर सरकार ने कुछ किया है? वो 90% खत्म हो गया, 90% वो खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, पूरी तरह से? वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है किसने काम किया है इस पर? ये काम तो मोदी जी ने किया है। हाँ, ये अच्छा हुआ या खराब? ये तो ठीक हुआ है, बढ़िया काम। हाँ, ये काम ठीक है। तो जो कुपवाड़ा जो बॉर्डर का इलाका है, कश्मीर के आसपास का इलाका है, वहां पर लोगों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कश्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यहां पर आतंकवाद, पत्थरबाजी, डर और दहशत, जो कि लगभग खत्म होने के कगार पर है। 90 से 100% खत्म हो गया है और इसलिए जनता चाहती है कि अब डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए, बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, महंगाई पर काम होना चाहिए। कुछ और इलाकों में कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और वॉइसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश और जानने की कोशिश की इस बार सत्ता किसकी में है, बॉर्डर के इलाकों में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। अब टीवी 9 की टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां कई किसान खेत में काम कर रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने उन किसानों से बात की जिनके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव में सेंटर की जो स्कीम्स है वो एक बड़ी भूमिका अदा करती है, बीजेपी को ऐसा भरोसा है। लेकिन जमीन पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए जो स्कीम्स आई हैं, क्या वो जमीन पर लोगों को मिली है, एक सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हम मौजूद हैं और खेतों में कुछ किसान इस वक्त काम कर रहे हैं। एक बार सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और सीधे उनसे जान लेते हैं कि भाई जो किसानों के लिए राहत और दूसरे प्रोग्राम चलाए गए, क्या उनका फायदा उनको मिला है। आइए सीधे चलते। धान की खेती है और सीजन चल रहा है, धान की कटाई हो चुकी है और इसको बांधने का, इसके बंडल को बनाने का काम चल रहा है। और ये तमाम किसान है। आप लोग किसान है या मजदूर है? किसान है जी। तो चुनाव है आपके यहाँ कश्मीर में जी, तो पता होगा। हाँ, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हो गया ना, 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ। 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, 2 अक्टूबर से बंद हुआ। अच्छा, तो चुनाव परिणाम भी आएगा। किसकी सरकार किसान चाहता है? किसान चाहता था जो किसानों की बात करे, किसानों की बात करे, किसानों की बात करे, किसानों से जिनको मतलब फायदा मिलेगा। हाँ। उन्हीं की सरकार किसान चाहता है। वो उनसे बात करना चाहता है और उसकी सरकार चाहता है। जी बिल्कुल। मोदी जी किसानों के लिए दिल्ली से जो 2000 रुपए भेजते हैं वो मिलता है? वक्त पर मिलता है। वक्त पे मिलता है। साल में कितनी बार मिलता है? 3 बार। 3 बार? 6000। कितना? 2,000। 2000 और 2000 साल में 3 बार। 3 बार। अच्छा, हाँ। कौन भेजता है ये पैसा? मोदी जी भेजते हैं। हाँ। कश्मीर वालों को भी देते हैं? नहीं, कश्मीर वालों कुछ नहीं दिया। नहीं, कश्मीर के लोगों ने नहीं दिया, कश्मीर के नेताओं ने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। हाँ। कश्मीर के किसानों को मोदी जी पैसा भेज रहे हैं? हाँ। भेजते हैं खुशी से। आप वक्त पर मिलता है। तो इससे पहले कोई सरकार, कोई नेता किसानों को साल के में 6000 रुपए देती थी? नहीं, एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं देती? नहीं, एक पैसा नहीं। अच्छा, अशरफ साहब, आप खेती किसानी कर रहे हैं, इस वक्त धान को बांध रहे हैं। हाँ, और इसके बाद धान निकालेंगे और बेचेंगे। बतौर किसान कौन सी पार्टी, कौन से नेता ने जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए क्या किया? पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने ठीक किया है। हाँ, 6000 दिए, किसान गरीब बेचारे हैं। हाँ। अलबत्ता बात यह है कि उनको बढ़ाना चाहिए, 12,000 करना है हर एक किसान को। दूसरी बात यह है जो चुनाव है इस साल, यहाँ तो तब्दीली लाना चाहते हैं हम। हाँ। जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है या महबूब मुफ्ती की पार्टी है, हम चेंज करेंगे। तो हमारा MLA तकरीबन बनेगा हंदवारा में, हम उसी को सपोर्ट करते हैं, सजाद गनील साहब। हाँ, हम चेंज करते हैं। और सरकार किसकी चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में बनना चाहिए? सरकार तो बनना चाहिए, लगभग तब्दीली होना चाहिए। सुनो मेरी बात, पत्थरबाजी जो करप्शन वगैरह है वो तो इन नेताओं की वजह से होती है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे थे, जब वो मतलब महंगाई को लेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसा हो रहा था मेरे को रोजगार नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे की जरूरत है, कौन देगा फिर मुझे? 10 सालों में कुछ काम हुआ? आतंकवाद कम हुआ? पत्थरबाजी कम हुई? करप्शन कम हुआ? हाँ, वो तो कम हुआ था, बट क्या कम हुआ? एक तो करप्शन हुआ था, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था करप्शन। और महंगाई तो ज्यादा बढ़ गई और बेरोजगारी तो पीक पे पड़ गई। पत्थरबाजी तो लेस हुई थी, खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। आतंकवाद तो है नहीं आजकल, कहाँ है? ये एक बड़ी अचीवमेंट। जी। इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हो? किस सरकार ने कैसे किया इसको?
प्रधानमंत्री को आप लोग जिम्मेदार मानते हो, अमित शाह को मानते हो आप? आई डोंट नो उसके उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं एक्चुअली नया था, इस चीज़ में कभी गुस्सा नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी कम हो गई, खत्म हो गई। वो तो कम हो गई, बट थोड़ा बहुत है अभी, थोड़ा बहुत हाँ, उसको भी थोड़ा खत्म करने की जरूरत है। हाँ जी जी। तो देखिए, न सिर्फ शहर कस्बे गांव बल्कि खेतों में काम करने वाले वो किसान इस वक्त हमारे साथ थे जो इस चुनाव में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि जमीन पर हकीकत बता रहे हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार थी, वो जो स्कीम्स देशों के लिए चल देश के लिए, किसानों के लिए चलाई है, वो कश्मीर के किसानों तक कितनी पहुंची है। कितने खुश हैं किसान? खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। तो साफ है कि कश्मीर किस तरफ जा रहा है, कश्मीर कैसे बदल रहा है और इस बार के चुनाव में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है। आगे चलते हैं। अब हमने कुपवाड़ा के दूसरे इलाके का रुख किया और काम कर रहे दूसरे किसानों से भी बात की। दिल्ली से कश्मीर आए हैं, सिर्फ ये पता करने आए हैं कि भाई इस बार थोड़ा इधर आ जाएंगे क्या? एक मिनट के लिए छाता बंद कर लीजिए, अगर आपको तकलीफ ना। बात करनी तो वो इनसे कीजिए। नहीं, हम सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन बात इनसे कीजिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो ठीक है, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं ना यहाँ, अपनी समस्याएं वो हमें पता है, आपको तो नहीं पता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ठीक है, अच्छी बात। चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए। लोग खुश हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, होनी चाहिए चुनाव, होने चाहिए। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप उससे बात करेंगे ना, नहीं तो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, हमारा किसी की पहुंच है, किसी की नहीं है। आप कुपवाड़ा की धरती पर मौजूद हैं, हम लोग एक खेतों में बात कर रहे हैं। क्या हालात है 10 साल पहले कश्मीर के और आज का हालात बताइए, क्योंकि इसलिए मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कश्मीर चुनाव में है, कुछ दिन में वोटिंग है, कल आज पहला वोट डाला जा रहा है 2 फेजेस में और 4 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि कश्मीर किस तरफ जा रहा है। अब ये बताइए 10 साल पहले के हालात बताइए। 10 साल पहले तो इस तरह ठीक थे, 10 साल पहले, उससे पहले जो 94 में तो उस वक्त थोड़ा खराबी थी। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, कुपवाड़ा के, और वो भी बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर ही है। ओके, कर सकते, बस बाकी ठीक है। अभी इस वक्त इलेक्शन को लेकर एक्साइटमेंट कितनी है कश्मीरियों में? सब बढ़िया, बहुत इलेक्शन में होना चाहिए था, इंतजार था इस चुनाव का। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल के बाद हो रहे हैं, बढ़िया।